अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुलेमान अहमद आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये वाली जो सीरीज़ है ये है हाउ टू फाइंड अ वाइफ। अच्छा, इसमें क्विकली मैं ज़रा अपना तारुफ़ करवाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नए लोग आ रहे हैं और इस सीरीज़ का मकसद बताता हूँ। ये जो सीरीज़ है ये इसलिए है कि मैंने ये फ़ील किया कि हम लोग जो है बेगमात की सिलेक्शन में, बहुओं की सिलेक्शन के अंदर हम सही प्रोसेस नहीं करते, गलत सिलेक्शन हो जाती है, फिर ज़िंदगी भर के लिए परेशान होते हैं। समझे ना? जबकि इस्लाम हमें ये सिखाता है, अल्लाह हमें ये सिखाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा है और कॉमन सेंस हमें बताती है कि ये बहुत अहम काम है अपना शरीके सफ़र को ढूंढना। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस से होना चाहिए, ये जहालत से तो होना नहीं चाहिए। और मैंने इसीलिए सीरीज़ के शुरू में बताया था कि जब मुझे ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ी थी तो कितनी मेहनत से मैंने ड्राइवर्स को सिलेक्ट किया था। जब हम अपने पास एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं कितनी मेहनत करते हैं, तो जब ड्राइवर्स पे टाइम लगाते हैं, एम्प्लॉयज़ पे टाइम लगाते हैं, तो ये बताइए ना कि अपनी बेगम को सिलेक्ट करने में कितना टाइम लगाना चाहिए। हम हर किसी को तो नहीं कर सकते ना अपने साथ। तो ये थी इम्पोर्टेंस, ये मकसद था इस पूरी टॉक का। दूसरी बात ये है कि भाई देखें, मेरे पास ना पीएचडी है, ना मैं कोई आलिम दीन हूँ। मेरे पास थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बेसिस पे मैं अपनी राय रख रहा हूँ। अगर आप हजरात को ये राय वैल्यूबल लगे तो आप इसको ले लें। अगर आप समझते हैं कि राय में मसला है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं अपने इस्लाह करने की कोशिश करूँगा और आप मेरी राय को मत लीजिएगा। अल्लाह के लिए मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, कोई मैं मिनिस्टर ऑफ सोशल चेंज नहीं हूँ इस मुल्क का। तो प्लीज़ मेरी बात को एक छोटी सी हकीर सा राय समझें, छोटी सी एडवाइस समझ लें, ठीक है। हैविंग सेड दिस, बाकी मेरे तारुफ मैं करा चुका हूँ बार बार, हैं मूसा लखानी साहब कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है यूएस से। मेरे बैचलर्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी मैंने पढ़ी है एज पार्ट ऑफ माई डिग्री। फिर अल्लाह के फजल से मैंने रिसर्च की है यूएस एयरफोर्स यूएस नेवी के साथ। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। फिर मैंने 10 साल इंटरनेशनल रिलीफ में काम किया है। मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा है, कोई 30 से ज़्यादा ममालिक का मेरा सफ़र है। और फिर मैं पाकिस्तान आ गया माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मेरे 11 बच्चे हैं अल्लाह के फजल से, और मेरी 3 फैमिलीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हाँ, और ये कि हम सालों से मैं मैरिज काउंसलिंग, मैरिज कोचिंग, ये मैं सालों से करता आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसका कि हो रहा क्या है सोसाइटी के अंदर। तो ये जो बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर भी है। और एक वक्त में हमने 3 ससुराल मैनेज किए हैं उसके बेसिस पे भी है, और ये इस बेसिस के ऊपर भी है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वर्किंग विद पीपल, रात दिन हमारे पास ये इश्यूज आ रहे हैं मैरिज के और सब, ठीक है। अब शुरू करता हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया था कि जी आप कह रहे हैं कि लड़की कैसे ढूंढनी है शादी के लिए, तो आपको कहना चाहिए कि स्पाउस कैसे ढूंढना है। आपको जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया ये एडवाइस का, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जेंडर न्यूट्रलिटी यानी जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी मामले के अंदर आप डिस्क्रिमिनेट ना करें बेस्ड ऑन जेंडर। यानी मिसाल तौर पे आप लाइन में खड़े हुए हैं
और आपने क्या किया, ख़वातीन को पीछे कर दिया, मर्दों को आगे कर दिया, तो दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जिससे हम अग्री करते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इशू क्या है कि प्लीज़ इसको समझें, ये बहुत अहम पॉइंट आ गया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं समझा सकूँ, तो ये समझाना पड़ेगा, इसलिए कि ये चीज़ फिर तंग करेगी आगे। दुनिया में मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं दुनिया के अंदर, एक नहीं बहुत सारे सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम, इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस टर्म को, सिस्टम को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वे ऑफ लाइफ। अरबी में कहते हैं दीन, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा, इसको कहते हैं दीन। तो दुनिया में मुख्तलिफ अदियान हैं, मुख्तलिफ वे ऑफ लाइफ हैं। ये जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, इनमें क्या चीज़ें होती हैं, एक हर सिस्टम के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, एक अक़ीदा होता है। हर सिस्टम के अंदर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स होते हैं, और वो फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, दे आर टूल्स फॉर मेकिंग डिसीजंस विद इन दैट एरिया ऑफ दैट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, एक सिस्टम है, मिसाल देता हूँ, एक सिस्टम है दुनिया में, उसको कहते हैं सेक्युलर कैपिटलिस्टिक सिस्टम। इसको मैं प्यार से कहता हूँ सिस्टम बी। क्या कहता हूँ, बोलें? ये बहुत अहम डिस्कशन है, प्लीज़ आप लोग समझ लेंगे ना तो शायद आपकी लाइफ में इनकलाब आ जाए। इमरान असद खान साहब, सिस्टम बी क्या है? सेक्युलर कैपिटलिस्टिक सिस्टम है। ये सिस्टम ये कहता है कि डिसीजन मेकिंग जो है ना, गाइडेंस, वो रिलीजन से नहीं आ सकती। गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लाइफ रिलीजन से नहीं आ सकती है। गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लाइफ इंटेलेक्ट से आएगी, अकल से आएगी। कैपिटलिस्टिक का मतलब ये है कि जो डेफिनेशन सक्सेस की है, कामयाबी की डेफिनेशन ये है मटेरियल वेल्थ, यानी जितनी मटेरियल वेल्थ ज़्यादा होगी आप कामयाब होंगे, जितनी मटेरियल वेल्थ कम होगी आप नाकाम होंगे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, आप कामयाब हैं। छोटा घर, छोटी गाड़ी, छोटा बिजनेस, आप नाकाम हैं। अल्लाह माफ़ करे, सिस्टम बी में ये होता है कि जितनी आपकी बेगम साहिबा खूबसूरत होंगी उतना आप कामयाब समझे जाते हैं। इसीलिए हमने तो 11 साल यूएस कनाडा में गुजारे हैं। वहाँ एक टर्म इस्तेमाल की जाती है ट्रॉफ़ी वाइफ, यानी आप ऐसी बेगम ढूंढें कि जब वो आपके साथ खड़ी हो जाएं किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, तो लोग कहें वाह, और अगर मुसलमान हैं तो क्या कहेंगे, माशाअल्लाह। ये है सिस्टम बी। इसकी बहुत सारी और एट्रीब्यूट्स हैं, अभी टाइम नहीं है। हमारी ट्रेनिंग होती है विजन्स की, स्ट्रेटेजिक विजन वर्कशॉप होती है, उसमें आप आएंगे ना, उसकी पूरी तफसील हम आपको देंगे। इसी तरह से एक है कम्युनिस्ट सिस्टम, सिस्टम सी। अब कम्युनिज्म के अलग मसाइल हैं, अलग उनके एट्रीब्यूट्स हैं। कम्युनिस्ट ये कहते हैं, सिस्टम सी, प्योर सिस्टम सी कहता है कि सिस्टम बी ये कहता है कि रिलीजन पर्सनल लाइफ में ठीक है, पब्लिक लाइफ में नहीं। सिस्टम सी कहता है कि रिलीजन ना पब्लिक लाइफ में परमिटेड है, ना पर्सनल लाइफ में परमिटेड है। सिस्टम सी ये कहता है कि सक्सेस पैसा नहीं है, सक्सेस ये है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सिस्टम। जो आदमी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल कहलाया जाता है, जो कम कंट्रीब्यूट करता है कम सक्सेसफुल कहलाया जाता है। उसको कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर डिफरेंट केडर्स दिए जाते हैं, डिफरेंट, उसको पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन उसको डिफरेंट दर्जे दिए जाते हैं। ये सिस्टम सी है। अच्छा, अब इसकी तफसील में मत जाएँ। सिस्टम सी आगे जाके उसकी चीज़ें मर्ज होती हैं, उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, म्यूटेशन होती है, फलां होती है। बहुत लंबी डिस्कशन है, इस वक्त आपके लिए इतना काफ़ी है। सिस्टम बी, सिस्टम सी। क्रिश्चियनिटी भी एक सिस्टम है, हिंदुज़म एक सिस्टम है, विद इन क्रिश्चियनिटी डिफरेंट सिस्टम्स हैं। इस तरह से एक है सिस्टम ए, इस्लाम।
इस्लामिक सिस्टम है। इस्लाम ये कहता है कि आपके पास जो गाइडेंस है वो गाइडेंस का सोर्स है वही, कुरान और हदीस गाइडेंस का सोर्स है। इंटेलेक्ट भी सोर्स है, लेकिन इंटेलेक्ट काम करेगा विद इन द डिफाइंस ऑफ वही, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वही इंटेलेक्ट काम करेगा, बाउंड्री के बाहर नहीं करेगा। जहाँ वही कहेगी कि यहाँ स्टॉप, इंटेलेक्ट मस्ट स्टॉप। जैसे हुजूर ने फरमाया कि तकदीर के मामले के अंदर ज़्यादा बहस मत करना, इसका मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, इतने लेवल तक आप डिस्कस करें तकदीर के मामले को, इसके आगे आपने अकल नहीं लड़ानी, ठीक है ना। अंबिया कराम सिर्फ मर्द होंगे, औरत नबी नहीं बनेगी, ना बनी है ना अब तो बन ही नहीं सकती। खैर अंबिया औरतें नहीं होंगे। अब आप पूछें क्यों, कुछ हिकमतें बताई जा सकती हैं, लेकिन फाइनल आंसर क्या है, ख़त्म, अब ज़्यादा मत सोचो, यू नॉट अलाउड टू थिंक। वो यहूदी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये बताएं कि ये रूह क्या होती है, तो हुजूर ने इंतज़ार किया, वही आ गई। अल्लाह ने फरमाया कि रूह क्या है, मिन अम्र रब्बी, ये अल्लाह का अमर है। इसका मतलब ये कि अल्लाह ने कह दिया कि बस इतना काफ़ी आपके लिए कि अल्लाह का अमर है। अब ये है क्या चीज़, वी आर नॉट टेलिंग यू, दिस इज इनफ, बस अब और काम करें। ये सिस्टम ए। पाकिस्तान है ना जिस मुल्क में हम बैठे हैं, और बहुत से ममालिक में दो सिस्टम्स का जो है ना एक अजीब झगड़ा है, सिस्टम बी सिस्टम ए, सिस्टम बी सिस्टम ए। और हम में से बड़े लोग, हम भी बहुत दफ़ा कंफ्यूज होते हैं दोनों सिस्टम्स के अंदर। ये जो जेंडर न्यूट्रलिटी है ना, ये सिस्टम ए सिस्टम बी की जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसका एक ये कहते हैं ना कि आउटपोस्ट है। क्योंकि सिस्टम बी ये कहते हैं कि सिस्टम ए जेंडर न्यूट्रल नहीं है। सिस्टम ए के लोग, सिस्टम ए की वो आपको नहीं बुरा कह रहे, ताहा शेख साहब, वो आपको बुरा नहीं कह रहे। सिस्टम बी वाले वो हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर उंगली उठा के कहते हैं कि इस्लामिक आइडियोलॉजी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इसलिए इन टर्म्स को इस्तेमाल करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि इसकी फाउंडेशन क्या है। ऐसा ना हो कि हम उनके विजन का टूल बन जाएं और हम भी तोतों की तरफ टै 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 कर रहे हो, हमें पता ही नहीं हम कह क्या रहे हैं। अब हमको थोड़ा फेयर होना चाहिए। फेयर क्या मतलब, उनसे भी फेयर, अपने से फेयर। फेयर ये होना चाहिए कि जो जेंडर न्यूट्रलिटी इस्लाम में सही है उसको अप्लाई करना चाहिए। वहाँ आगे पीछे होता है तो हमें कहना चाहिए गलत है, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। जहाँ इस्लाम कहता है कि जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ नहीं होनी चाहिए, और ना होना सही होता है। फॉर एग्जाम्पल, खाना कम है, गांव में क्या होता है, देहातों में खाना कम हुआ, वो लड़कों को पहले दे देंगे, बच्चियों को नहीं देंगे। ये क्या तरीका भाई, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है ना ये मसला। ये तो गलत है ना। लड़के को क्यों पहले खिलाया, लड़की को बाद में क्यों खिलाया, ये तो तरीका सही नहीं है। जब खाना कम था तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, वो भी बच्ची है वो भी बच्चा है। अगर ये है तो हम कहेंगे हाँ जी यहाँ जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, लाइन लगी हुई है, समझे ना, सब लाइन में लगे हुए। अब आप क्या कहें, औरतों को पीछे कर दें, मर्दों को आगे कर दें, ये क्या तरीका भाई। जेंडर न्यूट्रल तो कम से कम जेंडर न्यूट्रल तो करो। क्या जुल्म किया उस लड़की ने भाई। तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और हम कहेंगे नहीं सही। हाँ लेकिन भाई विरासत में तो मर्द को डबल मिलेगा, लड़कियों का एक मिलेगा हिस्सा।
अब सिस्टम बी क्या चीखेगा, जेंडर न्यूट्रल नहीं है ये इस्लाम, औरत को जो है आधा मिला, मर्द को डबल मिला। तो इसका जवाब ये होगा कि हाँ, जेंडर न्यूट्रल नहीं है और यही सही है। हर जेंडर न्यूट्रल जो है वो सही नहीं होता। क्यों क्यों? तो फिर अलग बहस है, हम बहस कर लेंगे उनसे। आई होप मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। अब इसलिए जो है ना, ये बेचारे सिस्टम बी वाले तो इतना फंस गए मुसीबत में। हम गए जी ब्राउन यूनिवर्सिटी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, और ब्राउन के करीब में एक जगह थी, वहाँ मेरी तकरीर थी। ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता था, यंग लड़का, उसने मुझे इनवाइट किया, आप आएँ ब्राउन यूनिवर्सिटी देखें, मुझसे मिलें। मैं कहा चलो यार, बड़ा सुना है ब्राउन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी है। अब ये टॉप यूनिवर्सिटी के तो अंदर कहते हैं ना हैज़ा हुआ है इन लोगों को। अब वहाँ गए तो पता चला कि जेंडर न्यूट्रलिटी के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। इतना काम हो रहा है कि लोगों ने यहाँ तक एतराज़ कर दिया कि विमेन और मेन टॉयलेट्स अलग क्यों हैं, ये जेंडर न्यूट्रलिटी के ख़िलाफ़ है। आप क्यों लड़कियों को एक जगह भेजते हैं, लड़कों को एक जगह भेजते हैं? ये शोर मच गया। हर डॉर्म में उन्होंने बनाना पड़ा, या बनाया उन्होंने यूनिसेक्स बाथरूम। मैं देखा खुद जाकर, यानी मतलब पागलपन है क्या? अब जेंडर न्यूट्रलिटी का मतलब ये होना चाहिए कि मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊं। औरतें क्यों बच्चे पैदा करती हैं, सिर्फ मुझको भी पैदा करना चाहिए इस तरह। तो ये जो है ना, ये ज़्यादा हो जाता है कुछ। हैविंग सेड दिस, वी हैव टू बी फेयर। अगर हम ये गलती करते हैं तो हम उसको गलती मानेंगे। ये सही तरीका नहीं है कि जी बच्चे को लड़के को दे दिया खाना, लड़की को नहीं दिया, या उसको डॉक्टर बनना है, लड़के को डॉक्टर बना दिया, लड़की को नहीं बनाया सिर्फ इसलिए वो लड़की है। कोई और रीज़न हो, कोई रीज़न हो तो ठीक है। एजुकेशन लड़कों को दे दी, लड़कियों को नहीं दी, चलो ठीक है, उसको पर्दे में लेके जाएं, लड़की को जो है घर में पढ़ा लें, जो करना कर लें, कोई रीज़न्स हो तो, लेकिन एजुकेशन डिनाई ना करें। लड़का जो है वो तफसीर पढ़ ले, उसको कुरान समझ आ जाए, लड़की को समझना है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैविंग सेड दिस, ये जो लड़का ढूंढना लड़की ढूंढना है, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं हो सकता। इसलिए कि लड़की के अंदर अलग एट्रीब्यूट्स हम देख रहे हैं, वो अलग रोल में आ रही है घर के अंदर। लड़के के लिए हम अलग एट्रीब्यूट ढूंढ रहे हैं, उस अलग रोल के अंदर आ रहा है ना यार। कैसे दोनों एक साथ स्पॉज करके सबको लगा देंगे? उसके अलग कैरेक्टर ट्रेट्स उसको ज़रूरत है, लड़की को जो कि प्रोमिनेंट होंगे, लड़के को अलग कैरेक्टर ट्रेट्स की ज़रूरत है। लड़की आला ज़र्फ इतनी ना हो, इतना बड़ा डैमेज नहीं होगा। इताअत गुजार हो तो बहुत बड़ा काम होगा। मर्द इताअत गुजार कम हो तो इतना डैमेज नहीं होगा, लेकिन मर्द के अंदर ज़र्फ कम होगा तो बहुत मुसीबत होगी। इफ़ आई हैव टू डेवलप पीपल, मर्दों में तो मैं आला ज़र्फ ही डेवलप करने की कोशिश करूँगा, वो आला ज़र्फ हो, ताकि वो मैनेज कर सके बीवी को, उसकी खामियों को, उसकी कोताहियों को। इंसान की बच्ची है, कोई फरिश्ता तो है नहीं, करेगी गलती कभी, सरफ नज़र करे, वो बड़ी सोच रखे, वो आगे का सोचे। इसलिए जेंडर न्यूट्रल नहीं होता मेरी राय में। यू कैन डिसएग्री विद मी, दैट्स अप टू यू। अब हम आ जाते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन आया था। अब सब क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन सब तो मैं नहीं करूँगा एड्रेस, लेकिन उसको कर दूँगा कि जी मेरी बहनें छोटी हैं, उनकी शादी नहीं हुई, मेरी शादी का टाइम आ गया है, अब मैं शादी कर लूँ या उनकी शादी करके अपनी शादी करूँ? देखिए भाई, ये गलती तो करने वाली है नहीं। आपके अगर 8 भाई बहन हैं, जिसका अच्छा रिश्ता पहले आ जाए शादी कर दें, ताकि उसको तो आप अपनी जगह पे सेटल कर दें ना। और वो शादी करने के बाद अब वो लड़की या वो लड़का हेल्प करे बाकी लोगों को शादियों में, बाकी लोगों आगे जाने में। एक मिसाल दे रहा हूँ, खुदा ना खासा कश्ती डूब रही हो और 2 छोटे निकल सकते हो तैर के बाहर साहिल की तरफ, तो हम कहें नहीं, पहले सबसे बड़ा वाला निकलेगा, फिर उसके बाद निकलेगा, फिर बाद निकलेगा, सभी डूब जाएं।
भाई वो दो निकल जाएंगे, कश्ती हल्की हो जाएगी, कश्ती में प्रेशर कम हो जाएगा, वो बाहर जाके कुछ कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। सपोज़ करें कि ये जो लड़का है जो ये कह रहा है कि मैं शादी करूँ ना करूँ, अगर ये शादी कर लेता है, इस घर में एक अच्छी ज़बरदस्त लड़की आ जाती है, तो अपनी यानी नंदों के लिए वो ढूंढ सकती है रिश्ते, वो भी हेल्प कर सकती है। और जब आप शादी करते हैं ना, तो एक पूरा का पूरा कुंबा, पूरा का पूरी ट्राइब, पूरा ख़ानदान आपके साथ लिंक हो जाता है। अब वो उस पूरे ख़ानदान के कनेक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं आपके लिए। ये जो अरब रूलर्स हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद हो गए, मोहम्मद बिन जायद और सुल्तान अल नहयान हो गए, आपके जो है ये नहीं हमारे आले सऊद के हो गए, ये क्यों इतनी ज़्यादा शादियाँ करते थे? इसलिए कि द मोर पीपल, द मोर मैरिजेस दे विल हैव, द मोर फैमिलीज दे गोइंग टू गेट कनेक्टेड टू, पॉलिटिकल पावर बढ़ता है ना, कनेक्शंस बढ़ते हैं। अब अल्लाह के फजल से मेरे अगर 3 ससुराल हैं, मिसाल है, खैर एक तो एक्स वाइफ भी हैं, चलें, जब हमारे बच्चों की शादी होती है तो वो हर जगह से लोग आते हैं ना, तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब ये था, इस लड़के को शादी कर लेनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, और शादी करके उस नए कनेक्शंस को, नए कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए टू गेट हिज सिस्टर्स मैरिड। सही है, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक कमेंट बार बार आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं, मेरी बेगम साहिबा जो हैं उनको मैसेज आ रहे हैं कि जी वो सेशन करें कि जी हाउ टू फाइंड अ बॉय इन मैरिज। तो मेरी नीयत तो थी नहीं, और मैंने ये फैसला किया था कि यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चूंकि इतना रिक्वेस्ट आ रही है, तो इंशाल्लाह जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, हाउ टू फाइंड अ गर्ल, विल हैव अ सीरीज़ हाउ टू फाइंड अ बॉय, एंड यू विल सी हाउ डिफरेंट दैट इज़। ये कुछ होता है, वो कुछ होता है, ठीक है? कॉलेज के लड़के कैसे शादी करें, जैसे कॉलेज के बाहर के लड़के शादी करते हैं। भाई शादी तो एक ही तरह से होती है ना, शादी में क्या फ़र्क होता है? काजी होते हैं, लड़की होती है, उसकी फैमिली, आपकी फैमिली, निकाह होता है और शादी हो जाती है, इसमें कौन स्ट्रेस है? अब माशाल्लाह मेरा एक बेटा है 22 ईयर्स का, सैफुल इस्लाम, उसकी तो 1.5 महीने पहले शादी हो गई। अच्छा, उसको देखकर हमारे एक और बेटे हैं, उनको हिम्मत हुई, माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। उसका नाम है मिसबा, मिसबा इज़ 18। तो मिसबा साहब आए, बाबा मैं भी शादी करना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। कौन है? ये फैमिली है। बाबा बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। बात हुई, तय हो गया, 27 तारीख को उसका भी निकाह है। अच्छा, अब बीच में भी एक बेचारा है वजी। मैंने ये नहीं कहा मिसबा से यार मिसबा रुक जाओ यार, वजी की पहले शादी हो जाएगी ना तो फिर तुम करना। भाई उसको खातून पसंद आ गई है, वो बहुत बेहतरीन फैमिली की बच्ची है, वो फैमिली को मैं जानता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त माशा लोग हैं। वी आर ऑनर्ड टू टू हैव देम गिव अस देयर डॉटर। मैं ऐसी फैमिली को क्यों मना करूँ? माशाल्लाह। अब ये जो बीच वाला है उसका भी हो जाएगा, कुछ कर लेंगे। उसने भी मुझे कह दिया वैसे, बाबा मुझको भी कोई पसंद है, ठीक है कर देते हैं, मसला तुम्हारा भी हल हो जाएगा। ईद के बाद जाएंगे, बात करेंगे, अगर उनकी फैमिली हाँ कहती तो उसकी भी शादी हो जाएगी, तीनों लड़के हो जाएंगे अपने अपने जगह के। तो इसको इतना ज़्यादा हवा मत बनाएं। दे लाइक द गर्ल्स वर गुड, द फैमिलीज वर ओके, फाइन। हाँ, अब ये बहुत रिच बच्चे नहीं हैं, दे आर नॉट मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तीनों लड़के काम करते हैं, ठीक है, अभी नहीं बनाते होंगे पैसे, बाद में बना लेंगे यार। ये जो बच्चियां हैं
ये हमारी बेटियों की तरह से आगे रह लेंगे हमारे पास। हम तो वैसे ही पहले सोच रहे थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन लोगों ने समझाया कि नहीं भाई रुक जाओ। अच्छा चलो हम मान लिया हमने बात। तो जब हमने पहले नीयत ज़्यादा बच्चों की हुई थी, लेकिन फॉर सम रीज़न नहीं हो सका, तो इन बच्चियों को भी हम अपनी बेटियों की तरह से अपने घरों में रख लेंगे ना भाई, क्या हो जाएगा। अपनी बेटियां तो हैं ना, तो ये 3 लड़कियां और आ जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क़ देने वाली ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। अब ये सब पढ़ रही हैं लड़कियां, तो अपने बाप के घर में रह के पढ़ती थी, हमारे घर में रह के पढ़ लेंगी। कौन सा आसमान टूट जाएगा भाई। वो बच्चियां पढ़ रही हैं तो अपने अब्बा के घर में रह के पढ़ती थी ना, वो अब हमारे घर में रह के पढ़ लेंगी, बल्कि हमारे घर में रह के ज़्यादा अच्छा पढ़ लेंगी। इसलिए कि हम तो उनकी कोचिंग भी करेंगे, हम उनको जो फैसिलिटीज़ भी देंगे, हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, है ना। हमारी बेगमात जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं बच्चों को सेटल करने में, तो हो गया। आई थिंक दे आर गोइंग टू बी इन अ बेटर सिचुएशन। पोते पोतियाँ भी हो जाएंगे माशाल्लाह। तो कहने का मसला ये था कि आप फिक्र ना करें, वो भी हम करेंगे। अच्छा आगे चलते हैं। हमने जेंडर न्यूट्रलिटी की बात कर ली, हमने प्रायोरिटी इन एज की बात कर ली, और हमने कहा जेंडर न्यूट्रलिटी में हमने कहा कि बिल्कुल जहाँ शरीयत कहती है कि बराबरी होनी चाहिए वहाँ बराबरी करनी चाहिए, जहाँ शरीयत कहती है बराबरी नहीं होनी चाहिए वहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और प्रायोरिटी इन एज, उसके बाद ये है कि ये बिल्कुल फजूल बात है कि पहले बड़ी बहन की होगी, भाई छोड़ देना, उसकी छोटी की पहले आ गई बात तो छोटी की पहले कर दें, बड़ी की बाद में कर देंगे। बात असल में कि अच्छा रिश्ता आ जाए जो उसके सूटेबल हो तो उसको कर देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, वो रिश्ते चले जाते हैं, फिर वो भी क्राइसिस ये भी क्राइसिस। ये फजूल किस्म के ट्रेडिशन जो है ना, ये फजूल हैं। हमने हर उस ट्रेडिशन को सपोर्ट करना है जो शरीयत सपोर्ट करती है, जो अल्लाह उसके रसूल सपोर्ट करते हैं, जो कॉमन सेंस के हिसाब से अच्छे ट्रेडिशंस हैं उनको सपोर्ट करना है। उसके अलावा सारे ट्रेडिशंस को हमने तोड़ना है। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को तोड़ा है ना सिर्फ बुतों को तोड़ा बल्कि गलत ट्रेडिशन को तोड़ा है। तो हमने भी मिलकर, हम सब ने मिलकर, जुनैद मांझी साहब, इन गलत ट्रेडिशन को तोड़ना है। पहले अपनी लाइफ में तोड़ना है और फिर सोसाइटी में तोड़ना है। लेकिन पहले मालूम कर लेंगे कि वो गलत हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि अच्छा ट्रेडिशन उड़ा दिया। हम कहते हैं जब शादियाँ जल्दी होनी चाहिए, अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र है, हमारे अपने बच्चों सही अल्लाह ताला ने वो रस्म सही कर दी। हमारे बच्चे, उनकी शादियाँ कम एज में हो रही हैं, हम खुश हैं, हमारी उनकी माएँ खुश हैं, बच्चे खुश हैं, बच्चियाँ खुश हैं, और व्हाट डू यू वांट, एवरीथिंग ओके। अब हम आ जाते हैं कि हमने बात की थी कि अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है कि डू यू एडवाइज टू आस्क फॉर बॉय फॉर योर डॉटर। ये बहुत अच्छा आया है पॉइंट, इसको चलो मैं एड्रेस कर देता हूँ। कैसे ये होना चाहिए लुकिंग फॉर अ बॉय में, लेकिन चले मैं बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं हम। कॉमन सेंस ये है कि इस्लाम सिस्टम में ये कहता है कि लड़कियां होनी चाहिए पर्दे में। जब मेरी बेटी पर्दे में है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरी बेटी है और वो अच्छी है और वो अवेलेबल है फॉर मैरिज? कैसे पता चलेगा? ये तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो कॉमन सेंस ये है कि रिश्ता लड़के की तरफ से भी आना चाहिए और रिश्ता लड़की की तरफ से भी जाना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है ना, प्लीज़। चलें, अब आप कहें जी कॉमन सेंस तो है लेकिन इस्लाम परमिशन नहीं देता। अगर कोई ये कह देता तो हम सोचते, पता ये चलता है कॉमन सेंस तो है ही है, इस्लाम भी इसको इंकरेज करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कैसे हुई? क्या हुजूर ने हज़रत खदीजा को रिश्ता भिजवाया था या हज़रत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता भिजवाया था? मैडम निदा आते साहब, आप बताएं ना किसने किसको भिजवाया था?
भाई हज़रत खदीजा ने रिश्ता भिजवाया था ना, वो एक पावरफुल खातून थी, वो एक माशाल्लाह माशाल्लाह, शी वॉज very wealthy, she was a businesswoman, she had a very big position in the society, she was very beautiful, I mean she had all those attributes, और बहुत लोग चाहते थे उनसे शादी करना। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने आए, हुजूर के बारे में पता चला, देखा, तो शी गॉट अट्रैक्टेड टू हिज कैरेक्टर, टू हिज सदाकत, दयानत, टू हिज पर्सनैलिटी, मतलब। और चूंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंटरेक्शन मर्दों के साथ होता था, वो एक घर के अंदर महसूर नहीं थी, तो she could discern, she could compare, she knew men. जो ख़वातीन पब्लिक लाइफ में ज़्यादा होती हैं, वो ज़्यादा कंपेयर कर लेती हैं मर्दों को, सेंस करती है ना, इसलिए दे हैव मोर एक्सपीरियंस। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे कोचिंग में आते हैं, कोचिंग लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ही इज़ इन इंग्लैंड। उन्होंने जो है वो पढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी क्लास फेलो से शादी कर ली, एक आयरिश खातून से। आयरिश मीनिंग ब्रिटिश, बट फ्रॉम आयरिश बैकग्राउंड। तो उसने मुझे कहा कि सुलेमान भाई, मेरी बेगम हर कुछ दिनों के बाद आंसुओं से रोती है, आंसुओं से, और आंसुओं से रो के कहती है, इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट आई गॉट मैरिड टू यू। वाह, पाकिस्तान में तो बहुत कम ख़वातीन ऐसे रो रो के शुक्राने की शुक्र में रोती होंगी। क्या पाकिस्तान में नहीं होते ऐसे अच्छे मर्द? पाकिस्तानी लड़कियां क्यों नहीं रोती? इसलिए अक्सर पाकिस्तानी लड़कियां जो होती हैं ना, उनको तो एक्सपोजर ही नहीं होता कि दुनिया में अच्छे बुरे मर्द होते क्या हैं। और ब्रिटेन के अंदर ना, जो ब्रिटिश लड़की है, शी इज़ इन यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, सोसाइटी, उसने देखा होता है किस तरह के जो है ना वो ख़तरनाक किस्म के भेड़िए होते हैं दुनिया में। अब वो जो कंपेयर कर रही होगी ना इस लड़के को, जो पाकिस्तानी लड़का है, उनसे, इसलिए तो रोती होगी। शी कैन, कहते हैं ना कि शी कैन अप्रिशिएट। मैल्कम एक्स ने कहा था, यू कैन नॉट अप्रिशिएट लाइट टिल यू हैव सीन द डेप्थ ऑफ डार्कनेस। तो बात यह है कि अगर वो आयरिश लड़की सेंस कर रही है, तो हज़रत खदीजा भी सेंस कर रही होंगी ना। कौन से सारे मर्द शरीफ थे इस्लाम से पहले? इस्लाम के बाद भी बहुत से बदमाश रहे, लेकिन इस्लाम से पहले तो बहुत जहालत थी ना। वो जहालत के अंदर, उस मुसीबत के अंदर, उस कोई शराब पी रहा है, कोई फलाना कर रहा है, कोई बच्चियों को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, उस जहालत के हाइट में एक बंदा नज़र आता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाहें झुकी हुई, अदब, रिस्पेक्ट, ऑनर, कैरेक्टर, दयानत, सदाकत, शराफत। माय गॉड, वो तो ऐसा, उनको तो ऐसा लगा होगा कि जैसे अंधेरे में ना, एकदम घुप अंधेरे में जैसे चांद होता है ना, ऐसे ही होगा। समझदार थी, उन्होंने कहा चलो भेज दिया रिश्ता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ कह दिया। ये बड़े बड़े लोग उनसे शादी करने के लिए बेचैन थे, चाहते थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ कह दिया। तो रिश्ता लड़की की तरफ से भी जा सकता है। हमारे उस्ताद हैं अमानुल्लाह इस्माइल साहब, जिनका नंबर भी मैं दिया था,
उनका ये वाक़या है, और मैं उस ज़माने में वहीं था, उनके नेबर्स थे हम लोग। तो उनका बेटा था, उसका दोस्त था, बेटा कौन था याद नहीं है मुझे, वो आता जाता था। तो अमान साहब ने उसे बुला के पूछा, बेटा आप शादी करना चाहते हैं? उसने कहा जी। तो आपका कहीं बात वगैरह तय हुई है? कहते नहीं, वालिदैन ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो कहने लगे कि मैं आपके वालिदैन से बात कर सकता हूँ? कहते हैं जी, नंबर दे दो। नंबर दे दिया, फ़ोन किया, कहा कि आपका बेटा मेरे बेटे का दोस्त है, मैं चंद महीनों से देख रहा हूँ, आता जाता है, मुझे बहुत पसंद है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, 2 या 3, 2 बेटियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आकर उनसे मिलें और देखें, अगर आप महसूस करते हैं कि वो बच्चियाँ मुनासिब हों तो आप देख लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। उस वक्त अमान साहब माशाल्लाह वॉज अ बिलियनियर यार, 2 फैक्ट्रीज थी, इतना बड़ा एक्सपोर्ट था, दीनदार भी थे, बच्चियाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी, ट्रेन वेल एजुकेटेड, ब्यूटीफुल गर्ल्स, यू नो। कह दिया। वो जो फैमिली थी, उस लड़के के पेरेंट्स आ गए, मुलाकात हुई, बैठे, सब कुछ हुआ, बच्चियों से देखा, एक लड़की पसंद आ गई, रिश्ता हो गया, एंड ऑफ द स्टोरी। आज लास्ट सेशन नहीं है, प्लीज़ 2-4 चीज़ें रहती हैं, इतनी जल्दी मत करें। तो कहने में से ये था कि ये जो पॉइंट है कि रिश्ता लड़के वालों की तरफ से भी जा सकता है और रिश्ता लड़की वालों की तरफ से भी जा सकता है, इसको देख लीजिएगा। चलें, आइए वापस अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, डायरेक्ट टॉपिक की तरफ, कि हम कैसे चेक करेंगे कि उसके अंदर खुश खल्क़ी है। ये कैसे चेक करेंगे? इसका ख्याल रखें कि एक होता है मैनरिज्म, सिर्फ जी मैं हंस के बात करता हूँ, मैं कर्टसी होती है। कर्टसी में और अच्छे अखलाक में फ़र्क होता है कि अच्छे अखलाक के अंदर जो नीयत होती है, नीयत वो बहुत पावरफुल होती है और आपका नीयत भी सही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस शख्स के अंदर अच्छा अखलाक होगा उसके दिल में हसद भी नहीं होगा, उसके दिल में सामने वाले की बेहतरी होगी, सामने वाले की अच्छाई होगी, उसके दिल के अंदर यानी वो हसद नहीं होगा उसके दिल के अंदर, दिल भी साफ़ होगा और ऊपर जो है वो उसके बिहेवियर भी उससे मिलता जुलता होगा। इसको कहते हैं अच्छा अखलाक। ये फ़र्क है, नीयत भी अच्छी होगी। ठीक है। तो अब जो अच्छा अखलाक है उसको चेक कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज़ का ख्याल रखें कि DMRs यूनिफॉर्म होते हैं, यानी जो हमारे मेंटल मॉडल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। मतलब ये है कि अगर एक आदमी के अंदर DMRs हैं, किसके, उसमें DMRs हैं जेनरोसिटी के, सखावत के, तो वो शायद हर जगह सखी होगा। वो घर में भी सखी होगा, वो दोस्तों के साथ भी सखी होगा, वो स्ट्रेंजर्स के साथ भी सखी होगा, क्योंकि उसका सखावत है। जिस आदमी के अंदर DMRs होंगे करेज वाले, शुजात वाले, हर जगह शुजा होगा, हर जगह बहादुर होगा, वो सच बोलने में बहादुर होगा, वो घर में भी बहादुर होगा, वो दुश्मन के साथ भी बहादुर होगा, कोई जानवर आएगा तो भी बहादुरी दिखाएगा, क्योंकि DMRs यूनिफॉर्म होते हैं। क्योंकि जब DMRs बन जाते हैं तो DMR जो हैं वो सब कॉन्शियसली चलते हैं और इंसान सोचता नहीं उनके बारे में, दे हैपन बाय देमसेल्व्स। तो अगर किसी के DMR चेक करना है तो आप अगर उसका एक हिस्सा चेक करेंगे, बाकी हिस्सा वो देख लेगा, समझ आ जाएगा।
खुशखुल्की भी ऐसी है। अगर एक लड़की के अंदर अच्छा अखलाक है तो आपको अगर अखलाक चेक करना है तो आप ये देखें कि ये लड़की जो है, ये जो मासियाँ हैं ना, मासियाँ, उनके साथ कैसे बिहेव करती है, ये लड़की अपनी सहेलियों के साथ कैसे बिहेव करती है, स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बिहेव करती है। अगर मासियों से अच्छा बिहेव करती है, स्ट्रेंजर्स से अच्छा बिहेव करती है, इसका मतलब है कि इसके अंदर अखलाक है। तो आप ये लोगों से पूछ लें। दूसरी चीज़ आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी वालदा जो है, इसकी जो वालदा जो है उसका अखलाक कैसे है। अगर वालदा का अखलाक अच्छा है तो चांसेस हैं कि बेटी का अखलाक भी अच्छा होगा, बिकॉज शी इज़ लर्निंग फ्रॉम द मदर। लोग कहते हैं वालदा का अखलाक कैसे चेक करें, सिंपल है। एक तरीका ये चेक करें कि उस घर के अंदर मासियों का टर्नओवर कितना है, क्या रेट ऑफ टर्नओवर है। अगर जो 5-5, 6-6, 7-7 साल से मासियाँ टिकी हुई हैं ना, इसका मतलब है कि माँ का अखलाक अच्छा है। क्योंकि मासियाँ जो है ना वो कभी कभी आपको टेस्ट कर देती हैं अपनी हरकतों से, ऐसे काम कर जाएंगे ना उल्टे सीधे, इसलिए कि वो बेचारी एजुकेटेड तो होती नहीं है। उनको तो हम ट्रेन नहीं करते, उनको हम विजन नहीं देते, उनको हम पर्पस नहीं देते। वो बेचारी अपनी मुसीबतों में होती हैं तो उल्टे सीधे काम करती हैं। कभी ये साफ़ नहीं करेंगी, कभी वो छोड़ देंगी, कभी मिट्टी नीचे नहीं हटाएंगी, कभी कुछ करेंगी, कभी कुछ करेंगी। अब उसको बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए, बहुत ज़्यादा अखलाक चाहिए उनको मैनेज करने के लिए। अगर अखलाक अच्छा नहीं होगा आप निकालेंगे। तो मासियों का टर्नओवर कितना है चेक कर लें। दूसरा चेक कर लें कि ड्राइवर्स का टर्नओवर कितना है। हर 3 महीने ड्राइवर बदल रहा है, अल्लाह अल अमान अल हफीज़, बी केयरफुल। चेक कर लें भाई घर का ड्राइवर, क्योंकि जो घर का मर्द होता है ना उसके ड्राइवर से इश्यूज नहीं हो रहे होते, घर की खातून के इश्यूज हो रहे होते हैं। कि मर्द जो होते हैं ना वो तो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, आए गए। घर के ड्राइवर से क्योंकि बहुत से काम कराए जाते हैं, ये सामान लेके आओ, ये चीज़ लेके आओ, दूध लेके आओ, फलान लेके आओ, गोश्त लेके आओ, है ना, ये मिठाई जो है सुलेमान अहमद साहब के घर में डिलीवर करके आओ। और वो करेगा क्या कि वो हमारे घर में नहीं करेगा, सामने वाले घर में करके आ जाएगा। वो इंसान का बच्चा है वो भी। अब आप कॉल करें, सुलेमान साहब मिठाई मिली? नहीं मिली। मिसाल दे रहा हूँ, दिल पे मत लें। तो मैं ये कह रहा था कि वो टर्नओवर देखें उनका, सहेलियों से पूछें, पड़ोसियों से पूछें, क्लास फेलो से पूछें। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि लड़की कितनी अच्छा अखलाक वाली है। मासियाँ बता देंगी जी बड़ी बाजी तो बड़ी सख्त हैं और दूसरी बाजी बड़ी सख्त है, लेकिन वो जो है ना वो हलीमा सुल्तान जो है ना, हलीमा सुल्तान घर में, वो बहुत अच्छी बच्ची है और बड़ा ख्याल रखती है, चुपके चुपके पैसे दे देती है, हम परेशान होते हैं तो आंसू पोंछती है, समझे ना। तो आप कहेंगे ओ ये हलीमा सही है। वो एक अजीब कंट्रोवर्सी है अर्तुगरुल ड्रामे की, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। मैं तो इस चक्कर में पढ़ना चाहता ही नहीं हूँ। ये सही है गलत है उलमा कराम से पूछें, मुझसे मत पूछें, ठीक है। और ना मैं इस पर कोई कमेंट करूँगा कि देखें या ना देखें, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दिस। लेकिन वो है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो जो है ना, मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखे हैं 2-4। मसला ये कि हमारा टाइम ही नहीं है, लेकिन मैंने तो उसको देखा ना फ्रॉम अ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें वो ये दिखाते हैं कि वो जो खातून जिनको पसंद करते हैं ना अर्तुगरुल साहब शादी के लिए, वो देख क्या रहा है, वो शेर का बच्चा, वो ये देख रहा है कि वो लड़की जो है वो अपने बाप की खिदमत कर रही है, बाप के ज़ख्म वो कर रही है, वो अपने छोटे भाई से मोहब्बत कर रही है, वो बाप और भाई को संभाल रही है, वो बाप और भाई की खातिर कुर्बानी करना चाहती है, वो बाप और भाई को छोड़ना नहीं चाहती है, वो बाप यानी वो बाप की खिदमत में और भाई की मोहब्बत में ख़त्म हो रही है। इसका मतलब क्या है? कम ऑन, इसका मतलब ये है कि इस लड़की के अंदर अखलाक के DMRs हैं, इस लड़की के अंदर खिदमत के DMR हैं, इस लड़की के अंदर कमिटमेंट है, इस लड़की के अंदर लॉयल्टी है, इस लड़की के अंदर
अपने रिलेटिव से मोहब्बत है। ये सारे DMR इसके अंदर हैं, तो तभी ये सब कुछ कर रही है ना। इसका मतलब ये है कि जब ये सारी चीज़ें हैं तो ये जब इससे शादी करूँगा मैं तो ये सारे के सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी एज अ वाइफ में, और फिर ये आ जाएंगी एज अ मदर में। तो अर्तुगरुल जो है वो, मैं नहीं समझता कि इस तरफ उन्होंने इसलिए सोचा कि जी गुड लुकिंग है। गुड लुकिंग तो और बहुत सी ख़वातीन थीं, ये तुर्कमेन तो गुड लुकिंग होते हैं। ये तुर्कमेन ट्राइब्स जो हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया में हमने काम किया ना, ताजिकिस्तान में और इस इलाके में, तो दे गुड लुकिंग पीपल माशाल्लाह, वेरी वेल बिल्ट एंड गुड लुकिंग पीपल। तो उनके अपने ट्राइब में होंगी गुड लुकिंग ख़वातीन। आई थिंक इज लुकिंग एट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो इसीलिए ख़वातीन हज़रात, आप प्लीज़ अल्लाह के लिए आप थोड़ी रिसर्च करें, ये सब पता चला, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता चल रही तो अल्लाह से रो रो के मांगें कि अल्लाह ताला रास्ता खोल दें। हो सकता है कोई, इट्स अ वेरी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, कोई छुप थोड़ी सकता है। अभी एक कपल है, उनको हम कोचिंग कर रहे हैं, बातों से पता चला कि जी वो सलमान साहब आप कैसे जानते हैं फ़लानी खातून को। मैं कभी वो बच्ची तो हमारी ट्रेनिंग्स कर चुकी है, उसके वालिद साहब मेरे साथ एबटाबाद पब्लिक स्कूल में थे। ओह अच्छा अच्छा, हम तो एक ही स्कूल में रहे, फिर हम एक साथ कॉलेज में रहे। अब बताएं, इसका मतलब मुझे ये है कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन उस बच्ची पे चाहिए तो ये लड़की दे देगी, इस लड़की पे चाहिए तो वो बच्ची दे देगी। इट्स इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, डू योर रिसर्च, जल्दी तो मत मचाए ना। हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि बहुत अच्छी बच्ची है, फलानी है, ये गुड गुड फॉर यू। और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए नहीं भाई ये तो बहुत सबसे ख़तरनाक हुई है, वो तो मासियों की थप्पड़ मारती है, मासियों को धक्के देती है। तो आप क्या करेंगे? आप अगर ऐसी लड़की मिल गई, धक्के देती है, थप्पड़ मारती है, आप क्या कहेंगे कि ठीक है ये उम्मत मुस्लिमा की एक लड़की है, इसकी जो है वो इस्लाह ज़रूर होनी चाहिए। चलो भाई हम कोशिश करते हैं कि इसको जो है वो टाइम लेंडर्स की वर्कशॉप्स में भेज देते हैं, टाइम लेंडर्स की कोचिंग में भेज देते हैं, किसी अच्छे आदमी के पास भेज देते हैं, हम इसको फाइनेंस कर देते हैं, हम इनके लिए बेहतरी कर देते हैं। लेकिन हम अपने बेटे से या ख़ुद अपने से इस लड़की की शादी नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ प्राइस that one has to pay for such attitude, and the first price is that you will not get a good husband easily. ठीक है, it's part of life. यहाँ जो है ना वो नहीं, यहाँ मैंने आपको पहले भी कहा था, प्लीज़ चैरिटी के चक्कर में मत पड़ें। ये शादी है, ये चैरिटी बिजनेस नहीं है भाई, अल्लाह के लिए ये काम ना करें। खैर अगर आपको करना चाहिए तो कर लें, लेकिन ये मेरी राय है कि ना करें। एक मैं बात बताता हूँ, आप बुरा ना माने। आप क्या करें कि अपनी बहन से कहें कि कोई चीज़ दे दें उनको। ये क्या है? ये ब्लूटूथ स्पीकर है। आप अपनी बहन से कह दें कि किसी खातून से कह दें ब्लूटूथ स्पीकर है, वो बच्ची का नाम है शगुफ्ता, ये उसका नंबर है। आप कोल्ड कॉल करें एंड ट्राई टू सेल शगुफ्ता दिस ब्लूटूथ स्पीकर। चलें करें कोशिश। ट्रेन ट्रेन जी, हेलो जी, सुनिए मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मुझे एक ज़रूरत थी, मैं अपना स्पीकर बेचना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ बहन। आप से शुरू करें बात, देखें जवाब क्या आता है। आपने मुझे कॉल क्यों किया? आपको शर्म नहीं आती? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बहन मैं तो एक ज़रूरत में तो होती होंगी, मैं ईदी फाउंडेशन हूँ। गेट लॉस्ट। अगर इस तरह का जवाब मिल गया ना तो अब आप ना एहतियात करें। या ये जवाब मिला, जी आप फरमाइए। देखिए मुझे तो ब्लूटूथ तो नहीं चाहिए,
आप आई एम सॉरी, मैं आपको हेल्प तो नहीं कर सकती। आप खैरियत? जी मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, तो आपको कैसा रेफरेंस मिला? जी वो मेरे भाई जान हैं, उन्होंने बताया था कि मैं आपसे कॉल कर लूँ, उनके पास आपका नंबर था, कहीं से आया था। ठीक है, तो मैं तो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप मुझे डिटेल्स भिजवा दें तो मैं अपने वाले साहब से बात कर लेती हूँ, और अगर वो मुनासिब समझते हैं तो उनसे मशवरा कर लूँगी, और फिर मैं देख लूँगी। आप मुझे नंबर दे दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। मैं कमिट नहीं कर सकती, आई कैन टॉक टू माई फादर। ठीक है, अब आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैं आपकी दुआ भी करूँगी। आप मुझे आप प्लीज़ इन्फॉर्मेशन भेजें, वाले साहब आएंगे भी शाम को, मैं उनसे बात कर लूँ, या ये जवाब मिले। चेक हो जाएगा ना, चेक कर लेना। जिस इंसान के अंदर अखलाक होगा वो इसी तरह से जवाब देगा, नहीं झड़केगा भाई किसी को, क्योंकि इट्स अ DMR, इट्स द वे दैट पर्सन बिहेव, इज नॉट गोइंग टू बिहेव रॉन्ग। बिकॉज वो, अगर एक इंसान के DMR बने हुए होते हैं अखलाक वाले, तो सामने में सिचुएशन कितनी ख़राब हो, वो बंदा अपने अखलाक को नहीं छोड़ता, इसलिए अखलाक को छोड़ना बहुत पेनफुल होता है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं। अच्छा, क्या है भाई? 0333293100, 0333293100। ठीक है, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारी ट्रेनिंग के अंदर एक मौलाना साहब आए। अच्छा, वो ट्रेनिंग में आए ना, मुझे फील हुआ ऑनेस्टली, यार हाउ क्यूट। अच्छा, इतने क्यूट, इतने यार छोटे से और क्यूट से, इतना यानी चेहरे पे शराफत और चेहरे पे वो, मेरे में ख्याल आता है ये तो बहुत ही क्यूट आदमी है, ऐसा लग रहा है कि मतलब इनको लेके कोई भाग जाए। उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था और मुझे दो लड़कों ने रोका, पिस्टल दिखाई और रोक लिया, और कहा इस तरह से कुछ कहा कि चल मौलवी साहब उतरो, उतरो। मोटरसाइकिल से उतर गए, मोटरसाइकिल ले ली, और वो भी ले लिया, क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। अब शोर मत मचाओ, चुप कर खड़े रहो, शोर मत, इस तरह कह के जाने लगे। तो उनके दिल से बेसाख्ता एक आवाज़ निकल आई और उन्होंने कहा, बेटा जी, बेटा मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, ये 100 रुपये रख लो, पेट्रोल डाल लेना यार, तुम्हें परेशानी होगी। भाई मोटरसाइकिल में गेजेस होते नहीं हैं, जो मोटरसाइकिल चला रहा होता है उसको पता होता है, उस शेर के बच्चे को, कि पेट्रोल कम है या नहीं है। अब होता ही है कि लड़के निकलते और फिर बंद हो जाती मोटरसाइकिल, उनसे ये तकलीफ नहीं देखी गई, बेसाख्ता कह गए। क्योंकि DMR बना हुआ है ना, इतनी लोगों के साथ एहसान करने का, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का, इतना अंदर बैठा हुआ है कि वो चल गया वो DMR। तो हुआ क्या, अब्दुल्ला कुरैशी साहब, हुआ ये, वो लड़के खड़े हो गए, देखने लगे, और उन्होंने मोटरसाइकिल लाके वापस की, मोबाइल फ़ोन पकड़ाया, और कहते हैं मौलवी साहब तुम तो जाओ यार, तुम जाओ, आप जाओ। यानी वो भी सोच रहे होंगे यार क्या चीज़ से पाला पड़ा है हमारा। अब अगर इस मौलवी साहब का की बेटी होगी ना, बेटी, आई एम गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग क्या इनकी बेटी शादी होनी चाहिए, क्योंकि बाप से वो ट्रांसफ़र होंगे सारे जीन्स। बहुत पॉसिबल है कि लड़की होगी। इसीलिए तो हमारे बड़े नसब देखते थे, यानी असलाफ कहाँ से आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है यार।
मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, 5-7 मिनट टाइम ओवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको जाना हो आप चले जाइएगा और आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि हम ये खुशखुल्की को ख़त्म करेंगे। फिर अगला कल हम देखेंगे तकवा कैसे चेक करना है। हुआ ये कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, चले नाम नहीं बताता कंपनी का, लेकिन कहानी गौर से सुने। मैं कंपनी के अंदर कंसल्टिंग करने गया और इट वाज 1 ईयर एग्रीमेंट कंसल्टिंग का। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि शरिया कंप्लायंस हो, फलाना हो। हमने कहा ठीक है। हमने इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए, दीनी बातें करना शुरू की, पर्दे का सिस्टम बनाना शुरू किया, ये करना शुरू किया, वो करना शुरू किया। अच्छा, उससे हुआ ये कि जो कंपनी में तकरीबन 1100 एम्प्लॉयज़ थे और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, तो जो फ्लोर पे जो लड़के थे ना, शरीर बदमाश टाइप, हमारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पता चली कि अच्छा, ये सारे कमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो अगर आपको कोई कमेंट मुझे करना है तो मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं उसको तसल्ली से देख लूँ, क्योंकि यहाँ से कमेंट जो है ना वो फेसबुक हटा देता है, कुछ रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ आई अपोलोजाइज़, मैं पढ़ नहीं पा रहा। आपके सारे कमेंट हैं बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, वैसे अगर रोज़ा लग रहा है तो ठीक है, बातें सुनते रहेंगे, रोज़ा कम लगेगा। मेरी बातें सुनने से रोज़ा लगना बढ़ेगा नहीं इंशाल्लाह, ये आई कैन अश्योर यू दैट। तो हुआ ये कि तो लड़कों ने कहा कि यार यहाँ तो अपनी दाल नहीं गल रही है, समझे ना। अभी लड़कियों से बात करो तो मुसीबत, लड़कियों को कार्ड भेजो तो मुसीबत, तो हम तो यहाँ से निकल चलें। तो ऐसे लोग जो है ना छोड़ छोड़ के कंपनी जाने लगे और जब माहौल बदलना शुरू हो गया। एक दिन जो उनके एमडी साहब थे, उनका मुझे कॉल आई और कहा सलाम भाई यार, वो प्लीज़ एक फेवर है यार, 2-3 इंटरव्यूज़ हैं जूनियर ऑफिसर्स के, यार मैं बहुत बिज़ी हूँ, आप मेरी जगह उनको इंटरव्यू कर लें। मैं कहा ठीक है, कर लेता हूँ। मैं चला गया। अब उसमें इंटरव्यू में ना एक लड़की भी थी। अच्छा, वो बच्ची आई जी, मैं हाँ बताएं। तो पैकिंग हॉल के अंदर वो अप्लाई कर रही थी जॉब के लिए। मैंने कहा फॉर्म वॉर्म देखा, सब कुछ देखा, एवरीथिंग सीम टू बी ओके। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं कहा जी आप बताएं कि आप ने कैसे सोचा इस कंपनी के बारे में। कहने में पता चला था यहाँ जॉब्स हैं तो मैं आ गई। मैं कहा अच्छा वेरी गुड। और कहने लगी कि सर मैंने अब फैसला किया है कि अब इसी कंपनी में नौकरी करूँगी और कहीं नौकरी नहीं करूँगी। मैं कहा अच्छा, ये फ़ैसला आपने कैसे कर लिया, बहुत बड़ा फ़ैसला है, कैसे किया आपने फ़ैसला। उसने कहा कि मैं वेट कर रही थी ना, यहाँ 1-1.5 घंटे से वेट कर रही हूँ, तो वो प्रोसेस था, अभी आते थे फॉर्म फिल करना, फलाना करना, जो भी था खैर। तो मैंने पिछले 1-1.5 घंटे में ये फ़ैसला किया है कि मैं यहीं काम करूँगी। अच्छा, मुझे ख्याल आया कि यार ये मालूम करना चाहिए कि ये क्यों कह रही है इस तरह से। ऐसा तो नहीं कि मतलब इम्प्रेस करने मुझे कह रही है कि जी मैं तो इसी कंपनी में काम करूँगी या क्या है। मैं कहा ये तो बात बड़ी अच्छी है कि आपने फ़ैसला कर लिया कि आप यहाँ काम करेंगी, लेकिन आपने ये फ़ैसला किया कैसे। तो उसने कहा कि सर इस कंपनी में जो मर्द हैं ना, उनकी निगाहें, शी वॉज हार्डली मे बी 20-21 में भी। उसने जो कहा ना निगाहें झुकी हुई हैं, तो मैं समझ गया कि सही कह रही है, इसलिए कि पिछले चंद महीनों से जो सारा हंगामा चल रहा है तो उसमें बुरे लोग जा रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, तो एक सेंस लोगों का पैदा हो रहा था कि नीवी ख़वातीन को इज़्ज़त के से देखो, इज़्ज़त के साथ रहो, नो। तो मज़े की बात ये थी कि एक यंग लड़की थी, उसने सेंस कर लिया ये। तो जो हमारे DMRs होते हैं, हमारे अखलाक होते हैं, लोग सेंस करते हैं। जो इस सदी की एक यंग लड़की 1-1.5 घंटे में सेंस कर रही है कि निगाहें झुकी हुए हैं उस मर्दों की, तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहीं सेंस कर रही होंगी। लोग सेंस करते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं सेंस।
इसलिए ख़वातीन को एसेस करने के लिए ना ख़वातीन को यूज़ करना चाहिए। औरतें जितने अच्छा सेंस कर लेती हैं औरतों को, वो मर्द भी बहुत दफ़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि औरतों की जो सेंस होती है ना ऑफ आइडेंटिफाइंग पीपल एंड देयर नेचर्स इज़ वेरी हाईली डेवलप्ड। एक और एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए कि अभी इस पर मैंने रिसर्च नहीं की, ये मेरा नोशन है, मेरी एक सोच है, ये रिसर्च नहीं है, मैं गलत हो सकता हूँ। इंशाल्लाह आप में जो उलमा कराम बैठे हैं ना यहाँ, तो वो जो है ज़रा इस पर तहकीक कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं सोचा करता था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए मदियन, परेशान भूखे प्यासे बेचारे जान बचा के भाग के आए, तो वहाँ क्या देखते हैं कि कुआं है, कुएं के ऊपर लोग जानवरों को पानी पिला रहे हैं, 2 लड़कियां खड़ी हुई बेचारी और वो पिला नहीं पा रही, जो होता है बहुत दफ़ा। तो इन्होंने देखा तो ये गए, इन्होंने उनके जानवर पकड़े और जो चूँकि बहुत मर्द थे आगे ले जाके पानी पिला दिया जानवरों को, और ये फेवर करके जाके बैठ गया अपना बेचारे। ये बच्चियां गई, ख़वातीन कह लें, बच्चियां कह लें, जो भी यंग लड़कियां थी चली गई। ये किसकी बेटी थी, बेटियां थी? ये शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। और मूसा अलैहिस्सलाम उस पर नबूवत नहीं मिली थी उनको। तो उनमें एक जो लड़की थी उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम है बड़ा ज़बरदस्त। उसने अपने वाले साहब से कहा, शुएब अलैहिस्सलाम से कहा कि वाले साहब एक मर्द हमें मिला है वहाँ, और मैं चाहती हूँ कि आप उसको रख लें, अपना खादिम के तौर पे रख लें। और कुरान में आता है कि उस बच्ची ने कहा कि वो मर्द जो है वो कवियुल अमीन है। कवी मीनिंग मजबूत है, फिज़िकल स्ट्रेंथ है, और अमीन है यानी वो अमानतदार है। अब कवि तो चले समझ आता है, क्योंकि वो आए, उन्होंने जो है वो उनको लिया होगा, जानवरों को पानी पिलाया होगा, तो वो तो आप सेंस कर लेते हैं ना। फिज़िकल स्ट्रेंथ तो एक आदमी के चलने से ही आप सेंस करते हैं, पकड़ा होगा, पिलाया होगा पानी। लेकिन ये अमानतदार है, ये कैसे ख्याल आया होगा उनको? उन्होंने इतने छोटे से इंटरवल के अंदर इतना बड़ा स्टेटमेंट कि वो शख्स अमानतदार है और वो अमीन है, यानी हमारे घर पे होगा तो अमानत में ख़यानत नहीं करेगा, ना सामान में करेगा, ना चीज़ों में करेगा, और यंग लड़कियां हैं घर के अंदर, ना उनकी इज्जत में करेगा। अमानतदार कैसे सेंस किया? ये मैं सोचता था बड़े अरसे से, मुझे समझ नहीं आता था कैसे किया। अब उलमा कराम से पूछूंगा मैं, इसकी कोई रीज़न होगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझको समझ आती हुई आती है कि जिस तरह से उस लड़की ने उस फैक्ट्री में ये कहा कि निगाहें झुकी हुई थी हैं मर्दों की, मैं समझता हूँ कि शायद इस खातून ने उनकी निगाहों को झुका हुआ देखा होगा, क्योंकि सबसे मुश्किल ख़यानत से बचना निगाहों की ख़यानत होती है। पैसों के अंदर ख़यानत करना मुश्किल होती है, चीज़ों में ख़यानत करना मुश्किल होती है, और चीज़ों में ख़यानत करना मुश्किल होती है, लेकिन आंखों की ख़यानत बहुत आसान होती है, क्योंकि फ्रैक्शन एंड ख़यानत हो जाती है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो तुम्हारी आंखों की ख़यानत को भी जानते हैं, इसलिए आंखों की ख़यानत को पकड़ना बहुत मुश्किल है।
आँखों की ख़यानत को पकड़ना बहुत मुश्किल है। इट हैपन सो फास्ट, कोई नहीं देख रहा सिवाय अल्लाह के। मेरी सोच है, मैं गलत हो सकता हूँ, उलमा कराम इस पर रिसर्च कर लें कि शायद उन्होंने आँखों की अमानत देखी, आँखों में अमानत देखी, और उन्होंने ये सोचा होगा कि जो शख्स आँखों की ख़यानत से अपने आप को बचा सकता है, वो तो बड़ी ख़यानत से बचाना क्यों नहीं आसान होगा उसको। कोई कहे कि जी जंगल में सबसे बड़ा ख़तरनाक जानवर जो है ना वो बब्बर शेर है, वो वाला बदमाश, सबसे बड़ा बदमाश बब्बर शेर, इससे बड़ा बदमाश नहीं है, इससे बड़ा ख़तरनाक चीज़ नहीं है। और एक आदमी जाकर उसको पछाड़ दे तो लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि ये तो बाकी जानवरों को पछाड़ सकता है, जिसने इतना बड़ा शेर पछाड़ दिया। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आँखों की ख़यानत को पकड़ लिया तो बाकी चीज़ें तो आसान है ना। तो ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है, रेहान एम खान साहब, मैडम अनीसा फ़ारूक साहिबा, मैंने ये कहानी से सुनाई है कि आप एक छोटे से अमल से उस लड़की जिसको आप ढूंढ रहे हैं अपने बेटे के लिए, अपने लिए, आप पूरा सेंस कर सकते हैं उसका अखलाक। आपको पूरे जो है ना 15 साल नहीं उसकी माइक्रोस्कोप लगाने की ज़रूरत है। तो ये तरीका होता है खुशहाल की मालूम करने का। अच्छा, अब ये सारी कोशिशों के बावजूद आप नहीं मालूम कर पा रहे हैं, देन यू नीड हेल्प। भेज दें, इतने लोग भेज ही रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज, आप भी एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दें। हो सकता है कि हम कोई आपको क्या कहते हैं उसको, कोई नुस्खा, कोई तावीज़ दे दें, शायद आपका भला हो जाए, हमें दुआएं मिल जाए, यू नो। हो सकता है वो हमारी ही पड़ोसन हो, वो लड़की, यू नेवर नो, हमारी कोचिंग में आती हो, या यू नो। तो ये था। तो आज आगे हम रुक जाते हैं, कल हम देखेंगे तकवा। ये कि तकवा को कैसे चेक करना है, हाउ डू वी चेक कि उस खातून में तकवा है, अल्लाह खौफ है, ये कैसे हमने चेक करना है, ये इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। माज़रत हम थोड़ा ज़्यादा हो गया टाइम, आई थिंक 12 मिनट्स ओवर टाइम, तो इंशाल्लाह वी विल सी यू टुमारो। तो टाइमिंग्स यही हैं कि टाइमिंग्स क्या हैं हमारे पास, एक तो 4 to 5 मासूम शाह वाली सीरीज़ चलती है, 5 to 6 ये वाली सीरीज़ चलती है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है हाउ टू फाइंड अ गर्ल, इसका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है सिस्टर शज़ा राना साहिबा, आप हिम्मत करें और ये ग्रुप भी बना दें, और इसके अंदर ये होगा कि अगर आप इस ग्रुप में आना चाहते हैं, आप सिस्टर शज़ा राना साहिबा को व्हाट्सएप कर दें, वो डाल देंगे आपको। तो यार ये आतिफ़ मिट्ठू, यार ये सिस्टर शज़ा राना साहिबा का नंबर ज़रा आप डालें ना, ताकि जिनको करना हो आप वो कर लें, ठीक है, सही है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने भेजे हैं ना मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस, तो देखें बहुत लंबी वो बड़ी बनी हुई है क्यों, तो एक करके मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपकी बारी आ जाएगी, फिक्र ना करें। अगर कोई क्राइसिस है, इमरजेंसी है, तो प्लीज़ लिख दें इमरजेंसी, देन आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू मे बी इन 2 days, सही है ना। तो यार ये इनका नंबर डाल दें शज़ा राना साहिबा का, तो इसका भी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, ठीक है। उसके कुछ रूल्स होंगे और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो फिर हम आपको उस पर डालेंगे, ताकि पब्लिकली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी अ गुड आइडिया। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह कल हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।